हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग बोटानिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड उसके प्रिंसिपल्स को जानेंगे। हम लोग बोटानिकल नोमेनक्लेचर के सीरीज में पहले वीडियो में हम लोग बेसिक्स, हिस्ट्री और बोटानिकल नोमेनक्लेचर कैसे काम करता है उसको समझे थे। आज के वीडियो में हम इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है उसको समझेंगे। तो बच्चों, एक सवाल आता है, क्या एक ही वैज्ञानिक नाम किसी पौधे और किसी जानवर दोनों के लिए साथ मान्य हो सकता है? तो इसका जवाब हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। तो बच्चों, जो संस्थान है जिसका क्या नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, जो बॉटनी के इंपॉर्टेंट है, जो बॉटनिकल सारे पौधों के नाम रखने के लिए होते हैं। इनके 6 मेजर प्रिंसिपल्स या सिद्धांत होते हैं, जिसके मदद से ही सारे पौधों का, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो या प्लांट हो, इनका नामकरण किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग उस 6 प्रिंसिपल्स को समझेंगे। इसमें से पहला प्रिंसिपल क्या है कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि पौधों का नाम रखना पूरी तरह स्वतंत्र है। स्वतंत्र बच्चों किससे है? हम जो यहाँ प्लांट का नाम रखेंगे, वो एनिमल में जो नाम रखा जाता है वो कौन रखता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का नाम कौन रखता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट, आईसीएनपी। तो बच्चों, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट है, उसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये कोई भी नाम रखे उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब सिर्फ किससे है? एल्गी, फंजाई और प्लांट। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो आम बात है, लेकिन आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। तो बच्चों, आईसीएन के नियमों का उपयोग केवल एल्गी, फंजाई और प्लांट्स के नामों के लिए ही किया जाता है, और इनके अन्य कोड से कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। इनके नियम और इनके नियम भी बच्चों अलग होते हैं। तो बच्चों, अब एक इंटरेस्टिंग बात आता है, जिसको क्या कहते हैं? होमोनिम कहते हैं। होमोनिम क्या होता है बच्चों? अगर एक ही मान लीजिए कोई पौधा है, इसके एक ही जीनस के नाम एक पौधों और जंतु दोनों के लिए स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है? इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एक प्लांट है जिसका क्या नाम है? पेरिस डी डॉन। और एक बटरफ्लाई है बच्चों, उसका भी क्या नाम है? पेरिस सैंक। तो ये जो पेरिस सैंक है, ये कैबेज व्हाइट बटरफ्लाई कहते हैं। बड़ा सुंदर बटरफ्लाई होता है। ये एक बटरफ्लाई है, मतलब एनिमल किंगडम में है। तो अगर आप लोग ध्यान में देखें तो दोनों का शुरुआती नाम क्या है? पेरिस। तो बच्चों, ये पेरिस नाम अगर बॉटनी में किसी दूसरे प्लांट का नहीं हो सकता, लेकिन जुओलॉजी, क्योंकि इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, तो वो हमारे प्लांट के नाम को भी रख सकते हैं। वैसे ही हम भी जियोलॉजी के किसी का नाम भी कोई नए प्लांट रखने में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है, तो और दूसरे किसी भी पौधों का नाम मैंगीफेरा नहीं होगा, लेकिन जानवरों में किसी को मन करे अगर वहां नहीं तो वो रख सकते हैं। इससे हमें लेना देना नहीं है। तो ये बच्चों पहला हो गया, इसको क्या कहते हैं? होमोनिम प्रॉब्लम। दूसरा बच्चों क्या आता है? कहते हैं टाटोनिम्स। तो बच्चों, टाटोनिम्स क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। टाटोनिम का क्या मतलब है? जब किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम हो। यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। एक प्लांट का क्या नाम है? कटल्पा कटल्पा। तो बॉटनी में जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर है, वो इसको बदल के क्या कर दिया? कटल्पा बिग्नोनॉइडिस। यानी जीनस और स्पीसीज के नाम एक नहीं हो सकते, हमेशा अलग हो गए। तो बच्चों याद रखना है, प्लांट में कभी भी जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम एक नहीं होता, दोनों सेपरेट होता है। वहीं अगर जूलॉजिकल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर बात की जाए, तो बच्चों चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रैटस रैटस। सांप का होता है नाजा नाजा। वहां जीनस और स्पीसीज दोनों सेम हो सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? टाटोनिम्स कहते हैं। तो बच्चों, जो हमारा आईसीबीएन है या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई, प्लांट है, उसमें हर प्लांट का नाम यूनिक है, कोई दूसरा नहीं होता। जानवर में हो सकता है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। और जीनस स्पीसीज हमेशा क्या होंगे? अलग अलग होंगे, एक चीज नहीं होगा। और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एक हो सकता है। स्टूडेंट, जब कोई वैज्ञानिक किसी नए पौधे की खोज करता है,
तो उसका नाम रखता है और उसका डिस्क्रिप्शन देता है। तो वो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए उसको क्या करना होता है, एक हर्बेरियम सीट बनाना होता है और उसमें सारा डिटेल रहता है जो उस नामांकन के लिए एक प्रूफ होता है। जैसे आप कहीं जाए तो आपका प्रूफ आधार कार्ड होता है। तो बच्चों इसी से जुड़ा है प्रिंसिपल 2। इसमें क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ नेम इज डिटरमाइंड बाय नॉमेनक्लेचर टाइप, यानी टेक्सोनॉमिक समूहों के नामों का निर्धारण किससे होता है, एक टाइप स्पेसिमेन से। तो बच्चों टाइप स्पेसिमेन क्या होता है, एक वैज्ञानिक ने किसी पौधे का स्थायी नाम रखा और उससे जुड़ा उसने एक हर्बेरियम बना, उसी स्पेसिमेंस को क्या कहेंगे, टाइप स्पेसिमेंस कहेंगे। और वो हमेशा उसके साथ परमानेंटली अटैच होगा। जो मैंगीफेरा का, इंडिका का हर्बेरियम बना होगा जिसमें उसके पत्ते चिपके होंगे, वो आज भी किसी हर्बेरियम में सुरक्षित रखा होगा। तो बच्चों जो टाइप होता है वो जो मूल हर्बेरियम होता है, लेखक द्वारा उसे लिखा जाता है, ये उसका पूरा प्रूफ होता है। अगर ये किसी भी समय खराब हो जाए या कुछ खराब हो जाए तब उसके नाम में दिक्कत आ सकता है। तो बच्चों इसके साथ ही कुछ और नाम जुड़े हैं जैसे आइसोटाइप, सिन टाइप, नियोटाइप। तो बच्चों इसमें अलग वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, टाइपिफिकेशन के वीडियो में। आप डिटेल में जानना हो तो उसमें देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेंगे। जब कोई फील्ड में जाता है और सैंपल कलेक्ट करता है तो वो एक नहीं कई करता है। तो होलोटाइप का जो डुप्लीकेट होता है सारे, उसको क्या कहा जाता है, आइसोटाइप। तो बच्चों जब कोई लेखक ने कोई होलोटाइप ना चुना हो और सारे क्या हो, दो से अधिक नमूने हो, तो उनको क्या कहते हैं, सीन टाइप कहते हैं। जब होलोटाइप ना हो, ये तो मेन होता है। कभी कभी पुराने समय में लोग दो चार स्पेसिमेन इकट्ठा भेज देते थे, उनको होलोटाइप नहीं कहा जाता, उनको सीन टाइप कहा जाता है। और बच्चों नियोटाइप किसे कहा जाएगा, नियोटाइप उस समय कहते हैं जब पूरा हर्बेरियम जो ओरिजिनल होलोटाइप था आग की वजह से या बाण लगने से या किसी कीड़े लगने से खराब हो जाता है, तो दोबारा उसके स्थान पर नया हर्बेरियम बनाया जाता है। उसे उस प्लांट का क्या कहते हैं, नियोटाइप कहते हैं। तो बच्चों टाइप्स का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, तो मान लीजिए यहाँ एक उदाहरण दिखाया गया है कि कोई वैज्ञानिक था, वो एक जगह पौधों को ढूंढने गया और उनको एक पौधा मिला जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, स्पीसीज है। और कई पौधों में से एक पौधा उन्होंने क्या कर लिया, उसको टाइप स्पेसिमेंस बना दिया, इसी के आधार पर किया। मान लीजिए भविष्य में कोई दूसरा वहां वैज्ञानिक गया और उसको पता चला कि इसमें से जो पौधा है उसमें से कोई दूसरा स्पीसीज भी है, इसके कैरेक्टर कुछ अलग है। तो वो क्या करेगा, उस उप समूह में से एक जो टाइप टी मौजूद रहेगा उसी को वो क्या कहेगा, ये स्पीसीज ए है। और जो इनमें से थोड़ा बदल गया है उसको क्या नाम देगा, स्पीसीज बी नाम देगा। तो बच्चों जिस समूह से टाइप अलग हो गया उसे अब एक नया नाम स्पीसीज भी दिया गया और उसको क्या हो गया, अब वो नया टाइप स्पेसिमेंस हो गया। तो बच्चों इस तरह से जब आगे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तो नामों में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, उसका एक होलोटाइप चुना जाएगा, उसका एक स्पेसिमेंस जरूर होना चाहिए। तो बच्चों प्रत्येक रैंक का अपने नीचे वाले रैंक से कुछ जुड़ाव होता है। जैसे फैमिली रोजेसी है तो इसका जीनस क्या है, रोजा है, स्पीसीज क्या है, कैनिना है। तो ये सब बच्चों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो कैनिना है उसके सपोर्ट के लिए हमेशा क्या होगा, एक स्पेसिमेंस होगा। तो इसको हायरार्कियल चेन ऑफ टाइप कहते हैं। ये स्पेसिमेंस इस स्पीसीज को दर्शाता है, इस स्पीसीज के लिंक करता है जीनस, फिर फैमिली। तो बच्चों नोमेनक्लेचर में ऐसे ही काम होता है। इसके बच्चों होने का क्या फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है स्टेबिलिटी। किसी फिजिकल नमूने होने से कोई झगड़ा नहीं होगा, जो भी होगा एक प्रूफ होगा। जैसे आपका आधार कार्ड आपका प्रूफ है, कहां भी जाए तो आप उस आधार कार्ड देते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, यानी इससे भौतिक प्रमाण है, कोई ये झूठा फॉल्स नहीं है, कोई कहेगा आपका स्पेसिमेन कहाँ है तो आप उसको दिखा सकते हैं। सो स्टूडेंट जब एक ही पौधे का वर्णन अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग वर्षों में किए तो कौन सा नाम हमेशा के लिए सही माना जाता है, उसी से रिलेटेड है हमारा तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो बच्चों ये क्या कहता है, जब किसी भी पौधे का सही नाम वो नाम होता है जो सबसे पहले प्रकाशित होता है, मतलब जो सबसे पहले काम किया था वही वाला मान्य होगा। इसको क्या कहते हैं, अर्लीस्ट लेजिटिमेट नेम विद द सेम रैंक।
तो बच्चों इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ कोई पौधा है जिसको सबसे पहले 1780 में खोजा गया और उसका नेम रखा गया ए। उसके बाद 1800 में दोबारा किसी ने खोज किया, उसने बी नाम रख दिया। फिर 1820 में किसी और ने खोज किया, उसने उसका नाम सी रख दिया। क्योंकि बच्चों दुनिया भर में पौधे पाए जाते हैं, कोई भी खोज कर सकता है, और पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो काफी लोग अलग अलग एक ही पौधे के नाम ऐसे रख देते थे। तो फिर वापस जब नियम बनाया गया, तो नियम के अनुसार सबसे पहला प्रकाशित, जैसे यहाँ 1780 है, तो इसी को करेक्ट नेम होगा। जबकि बाद वाले नेम को क्या कहते हैं, इनको सिनोनिम्स कहा जाता है। तो कभी कभी बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है सिनोनिम्स कौन से नेम है। नेम तो उसी पौधों का है, लेकिन जो बाद में रखा गया और जिसको असली नाम नहीं माना जाता है। तो बच्चों इस नियम का एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि कोई मनमाना नाम अपना नहीं रख सकता, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, नामांकन में स्थिरता लाता है, और जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखता है। जिसने नाम रख दिया उसको सही माना गया, अब आप आगे जाके उसका नाम बदले तो बाकी गड़बड़ी से बचा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ एक कोर डेफिनेशन दिया गया है कि ये जो नाम रखा गया है उसको समय किस समय को माना जाए। क्योंकि बच्चों बहुत सारे प्लांट्स जो थे उसका नामकरण कब से शुरू हुआ, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 मई 1753, जब कैरोलस लिनियस ने अपने फेमस बुक स्पीसीज प्लांटेरम में इसका जिक्र किया। इससे पहले प्रकाशित किसी भी नाम पर ये जो प्रिंसिपल है, प्राथमिकता का रूल, जिसे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं, ये नहीं लगता। मॉसेस के लिए ये थोड़ा लेट है, ये जनवरी 1 1801 से शुरू होता है। तो बच्चों ये जो नियम है प्रायोरिटी वाला, इसका नियम के कुछ लिमिटेशंस भी है। तो प्राथमिकता का नियम सिर्फ सेम रैंक के अंदर ही लागू होता है। सेम रैंक से क्या मतलब है, यदि किसी स्पीसीज को या जीनस को या सब स्पीसीज को रैंक में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे नया कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ क्या दिया है कि प्रायोरिटी किसके लिए है, जीनस के लिए और स्पीसीज के लिए, फैमिली के लिए नहीं है। ये क्रॉस रैंक हो गया, सिर्फ जीनस में है और स्पीसीज के लिए, फैमिली में बच्चों बदलाव होता है। तो बच्चों इसके कुछ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस भी है, आप लोगों ने भी कभी कभी पढ़ा होगा। इसमें दो नाम बहुत यूज होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक को कहते हैं कंजर्व नेम्स या नॉमिना कंजर्वेटा। तो बच्चों नामांकन में स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ नाम को प्राथमिकता संघर्ष के बावजूद सुरक्षित रखा जाता है। कुछ ऐसे इकोनॉमिकली जेनरा है और फैमिली नेम है जिनको बदला नहीं जाता। यहाँ बच्चों एक उदाहरण देख सकते हैं, आप लोग जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो एक फैमिली आता है क्रूसीफेरी, और आजकल उसको क्या कहते हैं, पहले क्या था, इसको क्रूसीफेरी कहा जाता था, अब ब्रेसिकेसी कहा जाता है। तो बच्चों ये जो नाम है ब्रेसिकेसी और इसका नाम क्रूसीफेरी, तो आज ये नहीं है कि इस नाम को हटा दिया जाए फिर सिर्फ ब्रेसिकेसी बोला जाए। आज भी क्रूसीफेरी नाम को यूज किया जाता है क्योंकि इसको रखा गया है। तो ऐसे ही नामों को क्या कहते हैं, नमीना कंजर्वेटा कहते हैं। और कुछ नाम बच्चों क्या होते हैं, हमेशा के लिए रिजेक्ट किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिजेक्टेड नेम या रोमिना रेजिसेंट डेका। तो बच्चों फंगस के केस में भी कुछ सैंक्शन नेम है जिसको आज भी यूज किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे फ्राइस और स्पियर्स थे, इन्होंने एक फंगस एगारिकस फ्लैब्यूरियंस को पहले अप्रमाणित नामों पर विशेष प्राथमिकता दी जाती है। ये पहले था और बाद में ये हो गया, तो ये सब अभी भी क्या कहते हैं, इसको प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया जाता है। बच्चों एक और स्पेशल एग्जाम्पल है, 8 कुल पादप फैमिली है, प्लांट फैमिली है एंजियोस्पर्म में, उनके पारंपरिक और नए जो नाम है उसमें क्या लगता है, एसी लगता है। तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ है, अब क्या हो गया है, जैसे पहला एग्जाम्पल था ब्रेसिकेसी, उसको पहले क्या कहा जाता था, क्रूसीफेरी। कंपोजिटी अब एस्टरेसी हो गया है, लेगुमिनेसी अब फैबेसी हो गया है, अम्बेलिफेरी अब एपीएसी हो गया है, ग्रामिनी अब पोएसी हो गया है, पाल्मी अब एरिकेसी हो रहा है, गटीफेरी अब क्लूसिएसी हो गया है, और लैबिएटी लैमिएसी हो गया है। तो बच्चों ये सब नाम बदले जा चुके हैं, आप मॉडर्न बुक में देखेंगे तो ये सी ए वाला टर्म वाला यूज होता है, जैसे ब्रेसिकेसी के एंड में है।
लेकिन जो पुराने नाम है अभी भी वो लेगुमिनेसी हो, पाल्मी हो, लैबिएटी हो, कंपोजिटी हो, ये नाम आज भी हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों, जब एक ही पौधे के बहुत बार नाम दे दिए गए हो तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर उसको कैसे ठीक करता है? तो इनका कहना है, जो अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल 4, कि एक टेक्सान का एक ही करेक्ट नाम होता है। कोई भी पौधा जिसका साइंटिफिक नाम हो वो एक ही हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग नाम दे दिया, तो उस नाम का होता क्या है? तो अगर किसी चीज का मल्टीपल नेम है एक ही सेम टेक्सान का, तो उसको क्या कहा जाता है? उसका सिनोनिम्स कहा जाता है। उसको एक तरह से मिटाया नहीं जाता, बल्कि उसको सिनोनिम नाम दिया जाता है। तो बच्चों, सिनोनिम्स दो टाइप के होते हैं, जिसको आगे देखते हैं। उससे पहले इस प्रोसेस को देखते हैं कि नाम डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो बच्चों, नाम डिटर्मिनेशन होने के लिए, एक करेक्ट नाम होने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है। जो टेक्सान हमारा स्पीसीज होता है, उसके लिए सही जीनस होना चाहिए, उसका पोजीशन ज्ञात होना चाहिए, और सारे उसके कैरेक्टर ज्ञात होने चाहिए। उससे पहले उसके सारे अवेलेबल नेम होने चाहिए जो टेक्सान के लिए प्रपोज किया जाता है। फिर उसको एक होलोटाइप के साथ स्पेसिमेन जाके उसको वो वैज्ञानिक पब्लिश करता है। फिर उसको नियमों के आधार पर उसका सही नाम रखा जाता है, और फिर जो सबसे पहला नाम होता है जिसने दिया था, उसी के प्रायोरिटी के हिसाब से करेंट नेम दिया जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है। और उसके बाद जितने भी लेटर नेम आएंगे उसको क्या कहा जाता है? सिनोनिम। तो ये जो चौथा रूल है वो कहता है हर टेक्सन का एक ही नाम होगा। एक से अधिक नाम हो गया तो वो क्या कहलाएगा? सिनोनिम्स कहलाएगा। तो बच्चों, सिनोनिम्स दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोटिपिक सिनोनिम या ऑब्जेक्टिव सिनोनिम। तो बच्चों, होमोटिपिक और ऑब्जेक्टिव सिनोनिम को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। एक प्लांट को लिनियस साहब ने 1753 में क्वेर्सर्स अल्बा प्लांट था, उसका एक टाइप स्पेसिमेन यानी होलोटाइप बनाया। बाद में किसी टेक्सोनॉमिस्ट ने अपने रिसर्च के आधार पर इस प्रजाति को दूसरे जीनस में ट्रांसफर कर दिया। चूंकि टाइप नमूना जो टाइप स्पेसिमेंस था, इसी के आधार पर इसने उसका क्या किया? उसके नामों के लिए उसी स्पेसिमेंस का यूज किया। तो इसलिए जो नया कंबाइंड होगा वो अभी भी क्या होगा? मूल स्पेसिमेंस पे ही आधारित होगा। इसको क्या कहते हैं? होमोटिपिक सिनोनिम कहते हैं। तो बच्चों, क्वेसर्स अल्बा जो पहले था वो लिनियस ने दिया था, दूसरे वैज्ञानिक ने उसको जांच करके कुछ अलग पाया, तो उन्होंने एक नया कंबाइंड नेम दिया दोनों को मिला के। तो लेकिन पहले जो नाम दे दिया था वो नाम तो उन्हीं का माना जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी सबसे पहले वाले का हो सकता है। इन्होंने सुधार तो किया, तो लेकिन करेक्ट नेम उसी का हुआ। और जो और स्पेसिमेंस भी इसने क्या किया? यूज किया, उन्हीं का स्पेसिमेंस यूज किया। तो बच्चों, ऐसे जो पहला सबूत था उसका ये क्या हो गया? दूसरा कॉपी बन गया। तो ऐसे सिनोनिम को क्या कहते हैं? होमोटिपिक सिनोनिम। बच्चों, एक दूसरा आता है हेट्रोटिपिक सिनोनिम। इसका भी एक उदाहरण से समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ बच्चों, एक वैज्ञानिक थे, उसने एक स्पेसिमेंस बनाया और एक प्लांट का नाम दिया टाइप ए, या यहाँ ए मेजर नाम दिया। दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरा स्पेसिमेंस बनाया और उसका क्या नाम दिया? ए माइनर दिया। बाद के किसी तीसरे वैज्ञानिक ने दोनों पौधों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में तो बच्चों ये दोनों पौधे एक ही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर पुराने नामों को करेक्ट नाम बताया, और दूसरा नाम क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक सिनोनिम्स कहते हैं। इन्होंने क्या दिया? ए मेजर जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था, इसलिए इस पौधे का नाम ए मेजर ही रखा, और ए माइनर इसका क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक सिनोनिम हो गया। तो बच्चों, चूंकि ये अलग अलग टाइप स्पेसिमेन पर निर्भर करते थे, इसीलिए ये वैज्ञानिक की राय पर आधारित होता है। यदि भविष्य में कोई दूसरा वैज्ञानिक इन्हें फिर से अलग साबित कर दे, तो दोनों नामों को दोबारा स्वतंत्र हो सकते हैं। तो यहाँ पहले केस में क्या था बच्चों? प्रायोरिटी तो नाम पहले वाले को ही दिया गया, लेकिन इसमें क्या था? स्पेसिमेंस क्या था? सिमिलर स्पेसिमेंस था, इसीलिए होमोटिपिक कहा गया। यहाँ स्पेसिमेंस अलग अलग था, ये वैज्ञानिक ने अलग बनाया, इसने अलग बनाया, तो वो क्या हो गया? हेट्रोटॉपिक स्पेसिमेंस हो गया। बच्चों, कहीं कभी एक्सेप्शंस भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? नॉबेन कंजर
वेरेंडम कहते हैं या कंजर्व नेम कहते हैं। यदि कोई बात का नाम बहुत व्यापक रूप से उपयोग हो गया और स्थिरता आवश्यक है तो उसे ही प्राथमिकता के बावजूद उसी को कंजर्व किया जाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है पिंगुकुला वुल्गारिस प्लांट का। बच्चों इसी के साथ साथ फंगस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको वन फंगस वन नेम कहा जाता है। जब फंगस में कई ऐसे ग्रुप होते हैं जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं, टीलोमॉर्फ कहते हैं, और जो एसेक्सुअल करते हैं उनको एनामॉर्फ कहते हैं। तो अलग अलग दो रूपों में दिखते थे, तो पुरानी व्यवस्था में एक ही का दो नाम हो जाता था, एसेक्सुअल स्पोर का अलग नाम, सेक्सुअल का अलग नाम। अब इसको समाप्त करके एक एक फंजाई का एक ही नाम नियम लागू कर दिया गया है। उसी तरह बच्चों जो फॉसिल टेक्सा होते हैं, जो जीवाश्म है जो अब धरती में नहीं है, उनके विभिन्न भागों के लिए अलग अलग नामों का प्रावधान होता है। स्टूडेंट आप लोगों के मन भी ये सवाल आता होगा कि सारे वैज्ञानिक नाम लैटिन शब्दों में ही क्यों चुना जाता है, तो कोई और भाषा में, इंग्लिश में क्यों नहीं होता या कोई दूसरे भाषा में क्यों नहीं होता। तो बच्चों सभी वैज्ञानिक नाम चाहे वो किसी भी भाषा से लिए गए हो, उन्हें लैटिन भाषा के रूप में ही माना जाता है। इसके तीन मेन रीजन है। पहला है लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज। अब जो बच्चों लैटिन भाषा है इसमें कोई नए शब्द नहीं जोड़े जाते, ये किसी भी देश के वर्तमान बोलचाल की भाषा नहीं है, तो इसलिए इस समय इसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो ये एक स्टेबल लैंग्वेज है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इसके शब्दों का अर्थ क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, मीनिंग रिमेन सेम, तो इसीलिए इसको माना जाता है। और तीसरा क्या है, ये शुरू से इसी का यूज होता, तो अभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने जो चीज पहले से यूज हो रहा है उसको क्यों बिगाड़ा जाए, उसीलिए इसको क्या मान लिया गया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर गया, चलो भाई लैटिन में होता था तो सारी दुनिया में अब लैटिन का ही यूज किया जाएगा। तो बच्चों लैटिनाइज मेथड में कुछ टर्म आते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग सुनते होंगे कई प्लांट का में यूज होता है ल्यूकस। तो ल्यूकस क्या है, इस शब्द से बना क्या है, ल्यूकैंथस एक फूल होता है, तो ल्यूकस का मतलब होता है सफेद, तो व्हाइट जहां भी हुआ उसमें ल्यूकैंथस यूज हो गया। और लैटिन में एक शब्द आता है क्या, एल्बस, एल्बस भी क्या होता है, व्हाइट होता है, तो वहां से शब्द क्या आ गया, एल्बा। तो हम लोग देखते हैं कई प्लांट का नाम होता है अल्बा, तो वो बच्चों व्हाइट कलर का होता है, वहां से आता है। कुछ नाम बच्चों जियोग्राफिकल रीजन से आया है, जैसे जापान से जो आया है उसको क्या कहते हैं, जैपोनिका। हमारे सिक्किम राज्य से जो आया है उसको क्या कहते हैं, सिक्किम एंसिस। इंडिया से जो आता है उसको क्या कहते हैं, जैसे अजारिक्टा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, रोजा इंडिका। तो ये सब बच्चों अलग अलग तरह के। कुछ में बच्चों पर्सनल नेम भी आता है किसी वैज्ञानिक का नाम, जैसे चार्ल्स डार्विन के नाम के आधार पे डार्विनाई आता है, एक वालिस साइंटिस्ट थे तो उसके नाम पे वालिची आता है। ऐसे बच्चों कुछ नाम इनके वजह से भी आते हैं। बच्चों अब कुछ ग्रामेटिकल चीज समझ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो जेनेरिक नेम होता है वो हमेशा बच्चों क्या होता है, नाउन होता है, यानी संज्ञा होता है, और इसका पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। जो स्पीसीज होता है जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, वो हमेशा एडजेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि वो एडजेक्टिव ही हो। बच्चों जेंडर एग्रीमेंट रूल एक होता है, जेंडर एग्रीमेंट रूल क्या कहते हैं, जाति का संकेत पद यानी मैस्कुलिन फीमेल न्यूटर हमेशा वंश के नाम के लिंग के अनुसार बदलता है। तो बच्चों यहाँ दिया गया है, जी अस का क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनाइन का एंड क्या है, ए है, जो न्यूटर होगा उसको यूएम से करते हैं। तो बच्चों जैसे क्वेरस है तो क्वेरस में क्या आ रहा है, यूएस, तो ये क्या कर रहा है, एक फेमिनाइन है, ये स्त्रीलिंग के साथ बदलता है, तो जैसे हो गया जोड़ दिए क्विर्सस एल्बस बन जाता है। तो बच्चों ये तो क्या हो गया कि सारे नाम लैटिन होंगे और कैसे लैटिन नाम रखा जाता है और क्या क्या टर्म है ये तो हम लोग जान लिए। अब आता है लास्ट प्रिंसिपल, छठा फाइनल, रूल्स आर रेट्रोएक्टिव। इसका कम क्या मतलब होता है बच्चों, तो बच्चों नामांकन में, नॉमेनक्लेचर में एक नियम बनाया गया है कि कोई भी नियम या संशोधन या अपडेट अतीत में प्रकाशित वैज्ञानिक नाम पर
अपने आप लागू हो जाता है। तो बच्चों ये शुरू कब से हुआ था? 1 मई 1753 से लिनियस के बुक स्पेसिस प्लांटेना। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया। 1867 में पेरिस कोड आया, 1906 में वियना रूल्स आया, 2012 तक मेलबर्न कोड आया, फिर शेंजन कोड आया और अभी माद्रिद कोड चल रहा है 2025 का। तो बच्चों कोई नियम केवल तभी बदला जा सकता है जब कोड में स्पष्ट रूप से कोई स्पेसिफिक डेट तय कर दी गई हो। तो बच्चों यहाँ क्या कहा जाता है कि वर्ष 1800 में प्रकाशित किसी भी नाम के लिए यदि आज टाइप स्पेसिमेन अनिवार्य किया जाता है तो वो 1800 के नाम को ही प्रभावित कर सकता है। तो बच्चों यहाँ दो एग्जाम्पल दिया गया है, उसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों जो मेलबर्न कोड हुआ था वहां एक चीज आया था कि पहले जो नाम होते थे उसमें लैटिन में ही डिस्क्रिप्शन होता था। तो 1 जनवरी 2000 के बाद अंग्रेजी में भी मान्य हो गया है, तो अब अंग्रेजी में भी उस पौधे का डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। तो बच्चों जो ये रूल्स ऑफ रेट्रोएक्टिव है ये क्या कहा जाता है? कोई भी नया रूल है, अपडेट है या कुछ भी चेंज किया जाता है, ये किस में लागू होगा? सारे नेम पे लागू होगा जो पास्ट में पब्लिश हुए हो। और कब तक? 1753। 1753 के बाद जितने भी पौधे के नाम रखे गए हो, अगर कोई इन सभी रूल्स में चेंज आता है तो उसमें भी वो चेंज मान्य होगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर उससे पहले से कुछ हुआ हो तो उसका कोई विवरण नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। तो प्रिंसिपल 6 किस तक कब तक लागू होगा? 1753 के बाद के सारे प्लांट्स में। तो बच्चों ये सब प्रिंसिपल्स थे जिसके आधार पर टेक्सोनॉमी में नाम रखा जाता है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।